Good morning to all of you. This is Abhishek and I welcome you on GS Hub Civil Services classes. आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री का जो आइडियोलॉजी सेक्शन है उसमें हम लोग एक महान विभूति को की आइडियोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण अर्थात हम लोग जेपी के आंदोलन जो जयप्रकाश नारायण का आइडियोलॉजी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। लेकिन जयप्रकाश नारायण के आइडियोलॉजी को जानने से पहले सबसे सबसे जरूरी चीज़ ये होता है कि ये जानना कि जयप्रकाश नारायण का जो आइडियोलॉजी था, जेपी का जो आइडियोलॉजी था, वो किस प्रिंसिपल पे आधारित था, कौन से प्रिंसिपल पे आधारित था, ये सबसे जरूरी होता है। उसका सेंटर ऑफ द पॉइंट क्या था, उनकी जो उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसका बेस क्या था, उसकी ओरिजिनेशन कहाँ से थी। जब बातें हम लोग समझ जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि वो वाकई ये किस किस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है जानना कि वो जो जेपी जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं, जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो कौन सी आइडियोलॉजी है, ये सबसे ज़रूरी है हम लोग को जानना। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं कि उनकी कौन सी आइडियोलॉजी थी। तो आपको मैं 3 इमेज दिखा रहा हूँ। आप बोर्ड पे 3 इमेज को देखिए, 3 इमेज को देखिए और आपको ये बताना है कि ये कौन से व्यक्ति हैं। तो पहले आपको ये पता होगा कि ये जो व्यक्ति हैं इनका क्या नाम है। तो भाई आपको इनका नाम किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये हैं दुनिया कार्ल मार्क्स, कार्ल कार्ल मार्क्स। और ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। और ये जो व्यक्ति आपको दिखाई देंगे इनका नाम है जयप्रकाश नारायण। और मैं इन 3 का पिक्चर क्यों दिखाया हूँ, अब आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। ये जो लोग थे ना, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोग जिस सिद्धांत का पालन किए, जिस सिद्धांत के लोग प्रवर्तक थे, उस सिद्धांत का नाम था, उस सिद्धांत का क्या नाम था, उस सिद्धांत का, उस प्रिंसिपल का नाम था, उस विचारधारा का नाम था सोशलिज्म। सोशलिज्म, समाजवाद, समाजवाद। अर्थात ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे कार्ल मार्क्स हो गए, यूरोप में जो जर्मनी के कार्ल मार्क्स थे, और चाहे आपका जवाहरलाल नेहरू हो गए, चाहे आपका जेपी हो गए, तो ये जो लोग आपको दिखाई देंगे, ये लोगों किस प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल को अपनाए हुए थे, किस आइडियोलॉजी को अपनाए हुए थे। तो इनका जो प्रिंसिपल था, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, वो समाजवाद पर आधारित थी। अब ये समाजवाद क्या है, कोई वस्तु है? नहीं, समाजवाद कोई वस्तु नहीं है। समाजवाद एक आइडियोलॉजी है। समाजवाद, समाज के प्रति विचार, वाद मीन्स होता है विचार, सोशलिज्म समाज के प्रति विचार, ये एक विचारधारा है। अब प्रश्न ये आता है कि सर इस विचारधारा के कौन कौन से मूलभूत तत्व हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है कि आखिर ये समाजवाद जो है, ये क्या कहना चाहता है, ये कौन सी गोल को प्राप्त करना चाहता है, कौन सी लक्ष्य को ये प्राप्त करना चाहता है समाजवाद। ये कहना क्या चाहता है समाजवाद, इसने दुनिया को क्या संदेश दिया, इसने किस चीज का विरोध किया, इसने किस चीज का समर्थन समर्थन किया। सबसे पहले प्रश्न ये बनती है। तो जो सबसे पहला प्रश्न ये है कि समाजवाद है क्या, तो सबसे पहला प्रश्न है कि समाजवाद एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है, यानी किसी वस्तु, यानी किसी व्यक्ति के दिमाग की एक विचारधारा, किसी व्यक्ति के दिमाग से उत्पन्न एक ऐसी विचारधारा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और वो व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। तो ये क्या है समाजवाद? तो आपसे को सीधा ये बताना है कि समाजवाद क्या है, एक विचारधारा है जिसके कुछ मूलभूत तत्व हैं। कौन कौन से सर मूलभूत तत्व हैं? तो ये कौन सी गोल को प्राप्त करना चाहता है, तो इसका मूलभूत क्या तत्व है? तो इसका मूलभूत तत्व है कि उत्पादन के साधन का समाजीकरण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहला क्या हो जाएगा इसका, उत्पादन के साधन का समाजीकरण होना चाहिए। उत्पादन के साधन का अर्थ क्या हो गया, बताना जरा। उत्पादन के साधन का क्या अर्थ हुआ? तो उत्पादन के साधन का अर्थ ये हुआ कि इसके, अर्थात उत्पादन के साधन का अर्थ ये हुआ कि जिससे
मतलब ऐसा साधन जिससे समाज में उत्पादन होता है, अर्थात वैसा साधन जिससे समाज में उत्पादन होता है, यानी आर्थिक गतिविधियां होती है, जैसे आपका फैक्ट्री हो गया, भूमि हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ये सब उत्पादन के साधन है। अर्थात ऐसी चीजें जिससे समाज में उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे मुझे मान लीजिए कि एक बिस्किट का अगर उत्पादन करना है, तो पहले मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मेरे पास उसके लिए कैपिटल होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए। तो कैपिटल इसका साधन हो गया, अर्थात पैसे होना चाहिए। तो बिस्कुट का उत्पादन करने के लिए मुझे पहले एक फैक्ट्री ओपन करना होगा, और फैक्ट्री के लिए हमें जमीन चाहिए, और जमीन चाहिए, और फिर उसके लिए क्या जरूरत पड़ेंगे? वर्कर्स की, लेबर की, मैनेजर की, इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, यानी श्रम की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो चीजें आपको दिखाई दे रहा है उत्पादन का साधन, मतलब मींस ऑफ प्रोडक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, तो कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? तो आपको दिखाई दे रहा है फैक्ट्री हो गया, आपका लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ये सब उत्पादन के साधन है। तो समाजवाद ये कहता है कि इनका समाजीकरण होना चाहिए, सोशलाइजेशन होनी चाहिए। सोशलाइजेशन का अर्थ ये हुआ कि इन उत्पादन के इन साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष वर्ग का अधिकार नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे समाज का अधिकार होनी चाहिए। अर्थात ये किसका विरोधी है? ये पूंजीवाद का विरोधी है। आइए इसके एक एक पॉइंट को जरा समझते हैं, ठीक है? इसके एक एक पॉइंट को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या है सोशलिज्म। सबसे पहले ये देखिए कि सोशलिज्म है क्या। तो आपको जो ये सोशलिज्म दिखाई दे रहा है, आपको जो ये सोशलिज्म दिखाई दे रहा है, समाजवाद जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तो सबसे पहले आप ये जानो कि समाजवाद क्या है। एक आइडियोलॉजी है, ठीक है? इसके कुछ इसके कुछ मूलभूत तत्व हैं। इसके कुछ मूलभूत तत्व हैं। कौन कौन से इसके मूलभूत तत्व हैं, जरा इसको देखते हैं। मूलभूत तत्व हैं, अर्थात समाजवाद किस प्रकार का आइडियोलॉजी है। कहने का अर्थ है कि समाजवाद जो आइडियोलॉजी है क्या बताना चाह रहा है, किन चीजों का संदेश देना चाह रहा है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा इसमें? सबसे पहले क्या हो जाएगा कि कि सोशलाइजेशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सोशलाइजेशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात अर्थात उत्पादन के उत्पादन के साधन का समाजीकरण। समाजीकरण समाजीकरण, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? अगला क्या कह रहा है कि गिव इंपॉर्टेंस टू इक्वलिटी। इक्वलिटी अर्थात यह समानता को वरीयता देता है। समानता को वरीयता देता है। समानता को वरीयता देता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? द एक्सप्लॉइटेड क्लास, ठीक है, डिप्राइव्ड एंड लेबरर्स, ठीक है, इनकी इक्वलिटी की बात करता है। इनकी इक्वलिटी की बात करता है, अर्थात
क्या हो जाएगा ये कि जो भी हमारे यहाँ शोषित हैं, वंचित हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनको महत्व देता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि शोषित शोषित वर्ग शोषित वर्ग शोषित वर्ग, वंचित तथा मजदूर वर्ग मजदूर वर्ग को महत्व देता है, को महत्व को महत्व देता है, उनकी समानता की बात करता है। ठीक है, महत्व देता है। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो चीजें है, अर्थात इसमें एक और चीज जोड़ सकते हो आप कि oppose all types of oppose all types of exploitation, oppose all type of exploitation, सभी प्रकार के सभी प्रकार के शोषण का विरोध, ये सभी प्रकार के शोषण का विरोध करता है। ठीक है, तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है कि सोशलाइजेशन ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन, अर्थात आपके उत्पादन के साधन का समाजीकरण को बताता है, उसको महत्व देता है, समानता को वरीयता देता है। ठीक है, शोषित वर्ग, वंचित तथा मजदूर वर्ग को महत्व देता है। ओपोज ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सभी प्रकार के शोषण का विरोध करता है। यह संपत्ति के समाजीकरण की बात करता है। ये जो है ये जो है ये जो है संपत्ति की समाजीकरण की बात करता है। संपत्ति की समाजीकरण, सोशलाइजेशन ऑफ द वेल्थ, संपत्ति के समाजीकरण की बात करता है। ठीक है, संपत्ति के समाजीकरण की बात करता है। संपत्ति की सामाजिक, एक एक को जानेंगे हम लोग, बहुत बहुत अच्छे से जानेंगे, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक एक पॉइंट को इसको जानेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, जब आप इसकी विचारधारा को समझेंगे, ये विचारधारा है, यही। ठीक है, अब आप ये जानो कि सर ये क्या लिखे हैं, तो आप ये देखो कि ये जो आप ये चीजें हैं ना, ये समाजवाद का गोल्स है भाई, गोल्स है, ये यही चीज को पाना चाहता है, गोल्स है, गोल्स है। आप इसको पर्पस बोल सकते हो, यही चीज, इसी चीज को वो पाना चाहता है। कहने का अर्थ यह है कि समाज, जो समाजवाद है, ये इन चीजों को बताता है। पहला, कि उत्पादन के साधन का समाजीकरण होनी चाहिए। उत्पादन के साधन का समाजीकरण का क्या अर्थ हुआ, आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे कि उत्पादन के साधन का समाजीकरण का अर्थ ये हुआ कि उत्पादन के साधन का समाजीकरण का अर्थ ये हुआ कि आप ये देखो यहाँ पर, आप ये देखो कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्या क्या है भाई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, जरा बताना। अभी बताए थे आपको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, उत्पादन के साधन में क्या आता है। अगर मुझे बिस्किट की फैक्ट्री लगानी है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले लैंड चाहिए, भूमि चाहिए, तो भूमि चाहिए हमको। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए सर, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, रुपया पैसा, तो पूंजी हमको हमारे पास चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए हमारे पास, लेबर की जरूरत पड़ेगी, इंजीनियर, लेबर, श्रम की जरूरत पड़ेगी, अर्थात लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो श्रम चाहिए। और क्या हो जाएगा आपको, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता, उद्यमिता के अर्थ ये हो गया कि
जो आप पैसा लगाने जा रहे हो इसमें, जो ये फैक्ट्री आप ओपन करने जा रहे हो, ये हो गया। ठीक है, तो ये जितने हैं, ये जो चीजें आप देख रहे हो, ये सब उत्पादन के साधन में आते हैं। तो ये कह रहा है कि, ये कहना चाह रहा है, समाजवाद कहना चाह रहा है कि भाई ये जो लैंड हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया, उद्यमिता हो गया, तो जो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये कोई भी चीज किसी एक व्यक्ति के हाथ में आके सीमित ना हो जाए। कोई भी चीज है कि किसी व्यक्ति के हाथ में आकर अर्थात मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आपको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के जो आयाम दिखाई दे रहे हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के जो आयाम दिखाई दे रहे हैं, अर्थात ये जो भी भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमिता दिखाई दे रहे हैं, उस पर किसी किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न हो, किसी विशेष वर्ग का अधिकार न हो जाए। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए ये जमीन है, मान लीजिए ये जमीन है, तो ऐसा न हो, यहाँ पर ये जमीन है तो ऐसा न, और ऐसा न हो कि इतना भाग किसी व्यक्ति के अंडर में आ जाए और वो यहाँ पर क्या करे, और वो यहाँ पर क्या करे कि फैक्ट्री ओपन कर दे, फैक्ट्री ओपन करके चलाने लगे, और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर पहुंच के मजदूरी करने लगे। तो इसका क्या कहने का अर्थ है? ये कहता है कि नहीं भाई, ये कहता है कि ये चीजें एक व्यक्ति के हाथ में न जाकर ये सबके बीच में बंटना चाहिए। अर्थात ये जो हिस्सा है, ये एक व्यक्ति के हाथ में न जाकर सबके बीच बंटना चाहिए। समाजवाद कहता है कि उत्पादन के जो भी साधन है, इस पर किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष वर्ग का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार, समान अधिकार होना चाहिए। अर्थात इस प्रकार आपको कहीं ना कहीं दिख ये रहा है कि जो ये समाजवाद है, ये किसका विरोधी है? पूंजीवाद का विरोधक है। पूंजीवाद क्या कहता है? पूंजीवाद क्या कहता है भाई, जरा इसको बताना। तो पूंजीवाद कहता है कि पूरा जमीन हम लेंगे, ये अडानी का नाम करेंगे, अंबानी का नाम करेंगे, और वो लोग इसका उत्पादन कर, और वो लोग इस पे उत्पादन करेंगे। जैसे बिहार हो गया, ठीक है, तो बिहार का कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, और बिहार के डिस्ट्रिक्ट में पता आपको ये चले कि वहां हजारों बीघा किसी पूंजीपति वर्ग को जमीन अलॉट कर दिया गया, और उस पूरे जमीन को वो एक्वायर करके उस पे वो उत्पादन का साधन वो अपना इस्टेब्लिश करके वो किसी किसी पार्टिकुलर वस्तु का उत्पादन करने के लिए वो क्या कर रहा है? फैक्ट्री लगा दिया। तो ये इस चीज का विरोध करता है कि तुम जो ये जमीन दिए, तुम जो ये जमीन, ये जो हिस्सा तुम जमीन, ये जो हिस्सा अडानी या अंबानी के नाम अलॉट किए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये पूंजीवाद, ये समाजवाद कहता है कि ये जो तुम जमीन है पूंजी, ये अलॉट किए उनके नाम में, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, किसी के नाम में तुम अलॉट कर रहे हो, किसी कंपनी को दे रहे हो ये पूरा जमीन उत्पादन के लिए, किसी भी चीज के उत्पादन के लिए, तो समाजवाद कहता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्यों? समाजवाद कहता है कि इस जमीन पर इक्वल अधिकार है समाज के सारे लोगों का। आप सोच के देखो, जब समाजवाद को जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि नक्सलवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। ये जब इतना चीज जानोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये नक्सली जो इंडिया में नक्सलिज्म है वो कहां से आया, तब आपको समझ में आएगा। तो समाजवाद क्या कह रहा है? समाजवाद कह रहा है कि हम ये कह रहा है कि किसी विशेष वर्ग को, अर्थात किसी पूंजीपति वर्ग को तुम ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मत दो, इसको किसको दो? पूरे समाज में इक्वल राइट में बांटो, इक्वल राइट होना चाहिए। ठीक है, अब जरा समझते हैं इसको। उसके बाद कह रहा है कि समानता को वरीयता देता है। ये अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि समानता को वरीयता देता है या क्या क्या करता है। अब इतना आपको बताने के बाद इतना तो पता चल गया कि जो समाजवाद है वो निजी कंपनियों के जो मालिक हो गए, जो जमींदार हो गए, जागीरदार हो गए, भूस्वामी हो गए, उनका विरोध करता है। समाजवाद इन लोगों को क्या मानता है? समाजवाद इन लोगों को शोषण मूलक मानता है, उन लोग को एक्सप्लॉइटेटिव आइडियोलॉजी ओरिएंटेड देखता है। तो समाजवाद ये कहता है कि ये जितने निजी कंपनी के मालिक हैं, ये जमींदार हैं, जागीरदार हैं, भूस्वामी हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोई नहीं होनी चाहिए। इनकी जमीनें लेकर सब में बांट दो। जो निजी कंपनी के मालिक हैं, उनको मालिकाना हक हटा के पूरे जो भी उसका उत्पादन हो रहा है, जो भी उसका प्रॉफिट हो रहा है उस कंपनी का, उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो। अब बहुत ध्यान समझिए, ये क्या कह रहा है समाजवाद? ये कह रहा है
कि ये जो एक, ये मान लेते हैं ये यहाँ पे एक कंपनी है, जैसे कंपनी इस मान लेते हैं यहाँ पे रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी है, तो ये समाजवाद ये कहता है कि समाजवाद ये कहता है कि इसमें जितने लोग काम कर रहे हैं, ये जितने मजदूर इंजीनियर सब काम कर रहे हैं, तो कह रहा है कि अगर इसके इसके वस्तु को बेचने से अगर प्रॉफिट 1,000 रुपए की हो रही है, सपोज 1,000 रुपए की हो रही है, तो जितने लोग इस रिलायंस में हैं, जितने लोग इस रिलायंस में हैं, सबको 1,000 रुपए की प्रॉफिट सब में बांटो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सबका, तो ये 1,000 रुपए सब में बांटो, तो ये समाजवाद कहता है। ऐसा नहीं है कि 1,000 में 800 रुपया अंबानी साहब को चला गया और 200 रुपया में इन लोगों को मिल रहा है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आया समझ में क्या कह रहा है समाजवाद? समाजवाद ये कहता है, समाजवाद ये कह रहा था कि रिलायंस कंपनी यदि 1,000 रुपए की प्रॉफिट कर रही है, तो सबसे पहले इस रिलायंस की मालिकाना हक जो है अंबानी उनसे पहले छीनो, और इस पर सबका, जितने लोग इसमें काम कर रहे हैं सबको अधिकार दो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दो। अर्थात यदि 1,000 रुपये कंपनी कमा रही है, प्रॉफिट हो रहा है इसका वस्तु को बेचने पे, वस्तु को सेल करने पे, तो उस 1,000 में जितने लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कि कंपनी के कोई मालिक हैं तो उनको कितना जाए, 800 रुपया जाए, और जो 200 रुपया शेष बचे उसमें सबको, बाकी सारे मजदूरों को, इंजीनियर्स को मिले। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। 1,000 है तो सब में बांटो, सब में जिसको जितना, जिसका जितना उसमें हिस्सा आ रहा है सब में उसको उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो समाजवाद ये कहता है, ये है समाजवाद। तो इस प्रकार समाजवाद है, ये प्राइवेट ओनरशिप हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया, मनी लेंडर वाली जितनी चीजें हो गई, जमींदार, जागीरदार, भूस्वामी, आप जितना ये लोग को देखते हो, ये सबका विरोध करता है। अर्थात समाजवाद के अनुसार, अर्थात इसके अनुसार कोई भी अंबानी, कोई टाटा, कोई बिरला, कोई अडानी नहीं होनी चाहिए। यह निजीकरण को नहीं मानता, यह प्राइवेटाइजेशन को विरोध करता है। यह कहता है कि तुम किसी भी संस्था को एक व्यक्ति के हाथ में मत दो, यह सीधे उसके विरोध करता है। बल्कि यह समाजीकरण को मानता है कि उस संस्था को समाज के अंडर में लो, उससे जितनी प्रॉफिट हो रही है उस पर समाज का इक्वल हक है। जैसे अभी मैं आपको बताया कि कोई कंपनी है, कोई फर्म है, अगर वो 1,00,000 रुपए महीने की टर्नओवर कर रही है, इनकम कर रही है, तो उस 1,00,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो समाज में इक्वल बंटना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1,00,000 में, जो 1,00,000 में 90,000 किसी एक व्यक्ति के हैंड में आ जाए और 10,000 रुपए सब में बटे। ऐसा सिस्टम नहीं होनी चाहिए, सब में इक्वल बटे, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो। तो समाजवाद ये कहता है। इस प्रकार समाजवाद के अनुसार ये भारत में किसी प्रकार की कोई पूंजीपति वर्ग ना हो, अर्थात ये कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी के कंप्लीट विरोधी है ये समाजवाद। ठीक है, तो इस प्रकार जितने पूंजीपति वर्ग देखते हो भारत में या दुनिया के किसी भी कंट्री में, तो ये इस चीजों का समाजवाद क्या करता है, विरोध करता है, कंप्लीट विरोध करता है, कंप्लीट ओपोनेंट है। तो समाजवाद की जो मूल चीज है यही है कि उत्पादन के साधन का समाजीकरण होनी चाहिए। ठीक है, तो उत्पादन के साधन का समाजीकरण का ये चीज हो गया कि तुम ये किसी व्यक्ति के हैंड में मत दो, एक ऐसा सिस्टम रखो, ऐसा सिस्टम बनाओ कि सबका उस पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड एक राइट्स हो, सबका इक्वल राइट्स हो। ठीक है, तो ये चीजें कहता है। ये कहता है कि किसी पूंजीपति वर्ग के पास यदि 500 बीघा जमीन है, तो ये कहता है कि तुम उसको, वो जो 500 बीघा जमीन है उस पूंजीपति वर्ग के पास नहीं होनी चाहिए, उससे 500 बीघा जमीन लो और उस पूरे एरिया में जितने लोग हैं सबको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो। क्यों कि अगर कोई व्यक्ति उस गांव का नाम, जिसका नाम राम है या मोहन है, तो मोहन के पास यदि 5 बीघा जमीन आता है, तो जो सोहन है उसके पास भी 5 बीघा हो, जो राम है उसके पास भी 5 बीघा हो, जो रुपेश है उसके पास भी 5 बीघा हो, इस प्रकार उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये कहना चाहता है कि ये चीजें कहता है, किसी के पास अरबों रुपए है तो कहता है कि उससे अरबों रुपए छीन लो और सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो,
इक्वलिटी की बात करता है, हर जगह इसकी आपको दिखाई देगा, इक्वलिटी दिखाई देगा। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि गिव इंपॉर्टेंस टू इक्वलिटी। ये बिल्कुल एक समानता को वरीयता देता है, ये समानता को मानता है। ठीक है, अब आप देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि दी एक्सप्लॉइटेड क्लास डिप्राइव्ड एंड लेबरर्स, इनकी इनको वरीयता देता है, इनको महत्व देता है। अर्थात अब आप देखिए ये किसकी ये किसकी बात कर रहा है? शोषित वर्ग की बात कर रहा है, वंचित की बात कर रहा है, मजदूर वर्ग की बात कर रहा है। आगे बहुत अच्छे से इसको जानेंगे लोग। यानी ये शोषित वर्ग, वंचित और मजदूर वर्ग को महत्व देता है। कहता है कि इनके जीवन में बदलाव लाओ, ये इनके सबसे जरूरी ये है। अर्थात जो भी अर्थात जो भी चीजें हैं इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर अंबानी के पास पैसे हैं तो अंबानी के पास से पैसे को छीनो और इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अंबानी के पास पैसे हैं तो उनसे लेकर इनके बीच क्या हो, इनके बीच जो शोषित वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करो, इक्विलिटी लाओ, ये कहता है। ठीक है, आगे देखिए, ओपोज ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ये सभी प्रकार का शोषण का विरोध करता है। चाहे सामाजिक शोषण हो, चाहे धार्मिक शोषण हो, चाहे आर्थिक शोषण हो, ये हर प्रकार का सामाजिक शोषण, ये सामाजिक शोषण का विरोध करता है। जैसे समाज में किसी प्रकार की कोई कास्ट डिवीजन नहीं होनी चाहिए। कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, भूमिहार, जितना इस प्रकार के होते हैं, ये ओबीसी, एससी, एसटी, इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं होनी चाहिए समाज में, ये इसकी बात करता है। धार्मिक जो जगह है, धार्मिक जगहों पे जो जो निचले वर्ग की एंट्री को लोग अलग तरीके से देखते हैं, उस चीज को ये नहीं मानता। ये कहता है कि ये सारी चीजें शोषण, ये सारी चीजें एक्सप्लॉइटेटिव मेजर्स हैं, तो उन्हें शोषण के दृष्टिकोण से देखता है। ठीक है, आगे है आपका क्या है कि सोशलाइजेशन ऑफ द वेल्थ, संपत्ति का समाजीकरण। अभी मैं आपको बता दिया कि संपत्ति का समाजीकरण अर्थात भूमि, जितनी भूस्वामी है, जितने जितने जमींदार हैं, उनसे भूमि को लेकर और सबके बीच समान इक्वल रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये बताता है। बोलिए आ रहा है समझ में? तो ये कंप्लीट आप देखो, इस प्रकार जब आप ये देखोगे तो ये कंप्लीट क्या है, ये जो कंप्लीट है, ये कंप्लीट आपको क्या दिखाई देगा कि ये किसका है, ये किसका विरोधी दिखाई दे रहा है? ओपोनेंट, ओपोनेंट टू ओपोनेंट टू कैपिटलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी। अर्थात अर्थात आपको कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पूंजीवादी का घोर विरोधी है, ये निजीकरण को नहीं मानता है, समाजीकरण को मानता है, और ये पूंजीवादी का घोर विरोधी है। तो इस प्रकार ये पूरा समाजवाद का परिभाषा है कि समाजवाद इन चीजों को प्राप्त करना चाहता है। क्या गोल से बाबू आपका, आपको उससे पूछा जाएगा क्या इसका गोल से, तो इसका गोल से ये है कि उत्पादन के साधन का समाजीकरण होना चाहिए। उत्पादन का साधन यानी लैंड, ये जो है, या जो लेबर, श्रम, जो इंजीनियर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, इनका समाजीकरण होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के हैंड में ये लोग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनका बिल्कुल क्या होना चाहिए, सोशलाइजेशन होनी चाहिए, समानता, समाज में समानता होनी चाहिए, सारे लोग इक्वल होने चाहिए, कोई बड़ा और कोई छोटा, कोई कास्टिज्म, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। शोषित, वंचित तथा मजदूर वर्ग को महत्व देना चाहिए। ठीक है, ओपोज ऑल टाइप्स एक्सप्लॉइटेशन, ये सभी प्रकार के शोषण का विरोध करता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो। ठीक है, सोशलाइजेशन ऑफ द वेल्थ, संपत्ति के समाजीकरण की बात करता है। मतलब जितने जितने लोगों के पास ज्यादा वेल्थ है, उनसे लेकर और समाज के जो गरीब तबका है, जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनको वो दे देना। तो इस प्रकार आपको ये क्या दिखाई देगा, ये समाजवाद का जो आपको ये परिभाषा दिखाई दे रही है, समाजवाद का जो ये पूरा चेहरा दिखाई दे रहा है, जो पूरा एक प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है, ये चीज है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि ये आया कहां से कंसेप्ट? क्या 19वीं सदी के पहले ऐसा कंसेप्ट था? बिल्कुल नहीं। ये 19वीं सदी के पहले ऐसा समाजवाद जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये 19वीं सदी के पहले ऐसा समाजवाद और ये समाजवाद का कोई कंसेप्ट नहीं था।
वही वही चली आ रही थी, फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था। तो सामंतवादी व्यवस्था में जो जो किसान होते थे, कृषक मजदूर कृषक होते थे, उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया, तो जितने भूस्वामी हैं ये क्या किस में चेंज हो गए, पूंजीपति वर्ग में चेंज हो गए, और जो कृषक वर्ग है वो मजदूर बन गए। कुछ बदलाव नहीं हुआ, बात वही रही। तो उस समय जब जो समाजवाद था, समाजवाद के पहले किसका शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, कृषक वर्ग का शोषण हो रहा है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, औद्योगिकरण का युग आया, मशीनीकरण का युग आया, तो किसका शोषण हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है। तो जो ये चीजें आपको दिखाई दे रही है, जो आपको चीजें दिखाई दे रही है, इसी के खिलाफ जो आवाज उठाएंगे, इसी के खिलाफ जो विचारधारा बनेगी, वही तो है समाजवाद। अर्थात ये फ्यूडल सिस्टम जो है, ये जो कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी है, उसका घोर विरोधी है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीजें आपको समझनी होगी आगे। अब इसको जरा देखते हैं, ये चीजें आप समाजवाद के बारे में जान गए। अब आइए जरा समाजवाद का अगला अगला चीज देखते हैं कि अब प्रश्न ये आता है, अब आपके समक्ष प्रश्न ये आता है कि सर ये जो समाजवाद अब हम लोग को दिखाई देता है, ये समाजवाद आया कहां से, ये समाजवाद का जो प्रिंसिपल है दिया किसने, कहां से प्रिंसिपल का ओरिजिनेशन हुआ। तो इस समाजवाद जैसे प्रिंसिपल को का ओरिजिनेशन हमारे विश्व में सबसे पहले जो हुआ, उसको देने वाले थे हमारे, जो अभी आपने एक फोटो देखा यहाँ पर, यही थे, उनका नाम था कार्ल मार्क्स। यही वो व्यक्ति थे, यही वो व्यक्ति थे, यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने, यही वो व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स। ये जो दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने पूरी आइडियोलॉजी से पूरी दुनिया में तहलका मचा दी है। और ये जो अभी आपने पढ़ा पूरा समाजवाद का प्रिंसिपल, इसी व्यक्ति ने दिए थे। इसका प्रिंसिपल इसी व्यक्ति ने दिया था, जिसका क्या नाम है, कार्ल मार्क्स। कहाँ के थे ये, जर्मन के थे। ये जर्मन के फिलोसफर और इकोनॉमिस्ट थे, और यहूदी परिवार से थे। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज को दिया था। तो आइए जरा समझते हैं कि सर इनके 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 समाजवाद में और इनके समाजवाद में क्या अंतर है। तब आपको समझ में आएगा कि वो वाकई ये क्या है, आपने तो पहले समाजवाद के बारे में जान गया। अब देखिए आगे हम लोग जरा पढ़ते हैं। आपको समाजवाद पूरे विश्व में दो रूप में दिखाई देगी। आपको जो समाजवाद है, आपको जो समाजवाद है, आपको जो समाजवाद है, वो पूरे विश्व में दो रूप में दिखाई देगी, टू फॉर्म्स में दिखाई देगी, टू फॉर्म्स में, टू फॉर्म्स में दिखाई देगी। अब बताइए, समाजवाद बताने की आपको जरूरत नहीं है। समाजवाद क्या है, कोई पूछे तो समाजवाद एक आइडियोलॉजी है जिसका गोल क्या है, बता सकते हो जिसका गोल क्या है, कि उत्पादन के साधन जो भी है उसको समाजीकरण करना चाहता है, समानता को महत्व देता है। ठीक है, जो मजदूर हैं, शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग हैं, उनको महत्व, उनकी उनकी समानता की बात करता है, उनको महत्व देता है, हर प्रकार के शोषण का विरोध करता है, पूंजीपति वर्ग, भूस्वामी वर्ग, इन सभी लोगों का विरोध करता है, यानी पैसे वालों का विरोध करता है। ये कहता है कि जो उनके पास पैसे हैं उनको लेकर, और जो शोषित वर्ग है उनको दे दो, जो जमीन है उनसे लेकर, उन जो जमीन, अर्थात भूस्वामी जो है, लैंडलॉर्ड है, जमींदार है, उनसे जमीन लेकर इनको, जो जिनके पास नहीं है उनको दे दो। तो समाजवाद, इस प्रकार इसका नाम पड़ा समाजवाद, यानी समाज के प्रति विचार। तो जो आप समाजवाद ये देख रहे हो, ये जो समाजवाद देख रहे हो, समाज, समाज, समाज और प्लस वाद, जो आपको देख रहे हो वाद, तो समाज मतलब जहां पे आप हो, जो ये आप ये रह रहे हो, तो तो आप इस जहां रह रहे हो, तो जो वाद है, वाद मीन्स होता है विचार, विचार, आइडियोलॉजी। अर्थात आपको कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि समाज के प्रति विचार है इनका। और आप इसके उल्टा जाओगे, आप जब आप इसके उल्टा जाओगे, इसका जब उल्टा जाओगे, तो आपको दिखाई देगा इसका उल्टा कौन सा है, समाजवाद का उल्टा कौन सा है, पूंजीवाद, पूंजीवाद, पूंजीवाद। तो पूंजी, पूंजी मीन्स होता है रुपया पैसा, धन,
धन, और वाद मीन्स होता है विचार, यानी एक ऐसा विचार तो हमेशा धन के बारे में सोचे, एक ऐसा विचार जो हमेशा धन के बारे में सोचे, और एक ऐसा विचार जो हमेशा समाज के बारे में सोचे। तो आपको समझ में इससे आ जा रहा है कि एक ऐसा आइडियोलॉजी जो हमेशा सोसाइटी के बारे में सोचे, एक ऐसा आइडियोलॉजी जो हमेशा किसके बारे में सोचे, पूंजी, कैपिटल, वेल्थ के बारे में सोचे। तो यही फर्क है समाजवाद और पूंजीवाद में। और इसके लिए वो कुछ नहीं देखेगा कि धन का जिसके मन में विचार है, जो हमेशा पैसा 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 के लिए हमेशा वो उसके मन में लगा रहता है, वो इस बात को कभी नहीं देखेगा कि कौन शोषित वर्ग है, कौन वंचित वर्ग है, कौन गरीब है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उसको क्या बनाना है, उसका दिमाग, उसका हमेशा विचार क्या किस ओर है, धन के करीब है। कंप्लीट, वो किसी भी जमीन को हड़प सकता है, पेड़ पौधों को काट सकता है, जो आप वर्तमान में देखते भी हो। इसको वर्तमान से रिलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो अडानी, अंबानी, ये जितने लोग देख रहे हो, सब ये लोग पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं, सब पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं। और आप जो समाजवाद देख रहे हो, समाजवाद में हो गया कि समाज के प्रति विचार, अर्थात हमेशा जो समाज की भलाई सोच रहा हो कि समाज कैसे बढ़े, ये जो शोषित, गरीब वर्ग, वंचित वर्ग है, इनको कैसे एक मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उसको कहते हैं समाजवाद। इनकी स्थिति मेन स्ट्रीम में लाकर इनको कैसे इक्वलिटी इन सबके बीच लाया जाए, ये कहता है समाजवाद। और इसका विरोधी कौन हो गया, पूंजीवाद। तो बहुत ध्यान समझना है कि आपको इतना समझ में आ गया कि समाजवाद क्या है। ठीक है, अब जरा ये समझते हैं कि इसको पूरे विश्व में ये दो रूप में है। पहला ये है, पहला जो ये है कम्युनिज्म, अर्थात साम्यवाद। किस रूप में है, ये है किस रूप में है, साम्यवाद। इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप कहते हो मार्क्सिस्ट, अर्थात मार्क्सवाद। इसी को आप कहते हो मार्क्सवाद। और दूसरा किस रूप में है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में एक दूसरा है आपका डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। अब आप ये जब दो टर्म समझ जाओगे, तो जब जयप्रकाश नारायण की आइडियोलॉजी पढ़ोगे, तो सबसे ज्यादा बार पूरा आइडियोलॉजी जो जयप्रकाश नारायण का है, इसी दोनों टर्म के इर्द गिर्द है। और सबसे ज्यादा बार जयप्रकाश नारायण की आइडियोलॉजी में सबसे ज्यादा बार इसी चीज का प्रयोग हुआ है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा कि ये साम्यवाद, मार्क्सवाद, ये लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, तब तक आप ये नहीं पता कर पाओगे कि उनका आइडियोलॉजी क्या है, किस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो पहले तो आप समाजवाद जान गए। समाजवाद कितने रूपों में पूरे विश्व में है, तो पूरे विश्व में जो आपको समाजवाद दिखाई देगा, वो दो रूप में है। ये विचारधारा दो रूपों में, एक है जिसको हम साम्यवाद या मार्क्सवाद कहते हैं, ये है लोकतांत्रिक समाजवाद। अच्छा, ये अब प्रश्न ये आता है कि सर इस प्रिंसिपल के जन्मदाता कौन है समाजवाद के, तो इसके हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, ठीक है। और इसके 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 जन्मदाता कौन से हैं, इसका जन्मदाता कहाँ पे है, इसके भारत में, इंडिया, इंडिया में, ठीक है। इंडिया में इसके कौन कौन आपको दिखाई देंगे, नेहरू जी, आपको दिखाई देंगे नेहरू जी, नेहरू जी। और आपको कौन दिखाई देंगे, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। और आपको कौन दिखाई देंगे, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर मनोहर लोहिया, लोहिया। और आपको कौन दिखाई देंगे, आपको दिखाई देंगे विनोबा भावे, विनोबा भावे, एटीसी।
आचार्य कृपलानी, ऐसे ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है लोकतांत्रिक समाजवाद, तो लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रवर्तक भारत में कौन है? नेहरू जी हैं। जब और कौन है? जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया हैं, विनोबा भावे जैसे लोग हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा दिया। और ये जो भाई साहब है कार्ल मार्क्स, इन्होंने कौन से किस समाजवाद की बात की थी? इन्होंने साम्यवाद या मार्क्सवाद की बात की थी। है दोनों समाजवादी, ये दोनों समाजवादी हैं, दोनों का लक्ष्य एक ही है। अब दोनों का लक्ष्य देखो क्या है, दोनों का लक्ष्य एक ही है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। ये दोनों का लक्ष्य यही है। दोनों का जो लक्ष्य है, आप जब दोनों का लक्ष्य देखोगे तो दोनों का लक्ष्य यही है, यही वाला है। यही 1 2 3 4 5, जो 5 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये 5 पॉइंट है, दोनों का लक्ष्य एक ही है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। ये दोनों जो है इसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है, इसलिए दो रूपों में बट गया है। कैसे, जरा समझिए, याद रखिए 1 2 3 4 5, समाजवाद 5 लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहा है। ठीक है, समाजवाद की यही जड़ है, ये समाजवाद का प्रिंसिपल है, यही परिभाषा है। अब आप इसको देखिए, कि सोशलिज्म इसमें कितने फॉर्म में है? 2 फॉर्म में है। ठीक है, पहला सोशलिज्म जो है, ये जो सोशलिज्म है, ये जो दोनों दिखाई दे रहा है, दोनों उसी 5 चीजों को प्राप्त करना चाह रहा है। दिक्कत कहां पे? तरीका अलग है। ठीक है, ये इसको देने वाले कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहां के रहने वाले थे? कार्ल मार्क्स कहां के रहने वाले थे? जर्मनी। जर्मनी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, दास कैपिटल। दास कैपिटल नामक इन्होंने पुस्तक में, दास कैपिटल नामक जो इन्होंने पुस्तक लिखा था, उसी में इन्होंने इस चीज की बहुत अच्छे से विवेचना किया था कि क्या होता है, समाजवाद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सारी चीजें। और तब ये विचारधारा काफी पॉपुलर हुआ, उसके बाद। ठीक है, तो जरा इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे कि अब ये है क्या दोनों। अब देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों दोनों का गोल एक है, तरीका अलग अलग है। क्या है सर तरीका? जरा तरीका समझाइए, तरीका समझाइए। अब देखिए, ये जो आपको दिखाई देगा, ये जो आपको दिखाई देगा, कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म है, कार्ल मार्क्स का जो सोशल कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म है, कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म है, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म या मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट। प्रश्न ये आता है, प्रश्न यहाँ पे ये है कि कार्ल मार्क्स के दिमाग में आया कहाँ से इस प्रकार की विचारधारा? और किसी व्यक्ति और किसी लोग के मन में ऐसी विचारधारा क्यों नहीं आई? इनके दिमाग में कहाँ से आ गया? प्रश्न तो यहाँ पे बन सकता है। अब आपको ये सोचना है कि कार्ल मार्क्स ये क्यों दिए थे, क्यों दिए थे? सबका, जब सबका ये देखोगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है, तो सब इसके पीछे पीछे का रीजन देखो। आप जब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में आने से पहले जब देखोगे, तो समाज कैसा था? बताना जरा, जरा बताना, उस समय समाज कैसा था? तो ब्रिटेन में जब आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले जब समाज देखोगे, जो सोसाइटी देखोगे, तो सोसाइटी आपको किस प्रकार दिखाई देगी? फ्यूडल सोसाइटी दिखाई देगी। फ्यूडल सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी आपको दिखाई देगी। फ्यूडल सोसाइटी में आप क्या है यहाँ पर? फ्यूडल सोसाइटी यानी सामंतवादी। सामंतवादी में आपको क्या दिखाई देंगे? सामंतवादी में आपको दिखाई देंगे कि यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है आपका लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड, ठीक है, लैंडलॉर्ड हो गए, मनी लैंडर्स हो गए, ये लोग आपको दिखाई देंगे। अर्थात पूंजीपति वर्ग, सॉरी, भू भूस्वामी वर्ग आपको दिखाई देंगे। भूस्वामी जिनके पास खूब ढेर ढेर सी जमीन है, भूस्वामी वर्ग आपको दिखाई देगा।
और सबसे नीचे आपको दिखाई कौन से देंगे, और सबसे आपको नीचे कौन से दिखाई देंगे, कृषक वर्ग, अर्थात अर्थात फार्मर्स, अर्थात फार्मर्स अर्थात कृषक वर्ग आपको दिखाई देगा, कृषक वर्ग। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये कब की बात हो रही है, ये सोसाइटी कब की बात हो रही है, अब ये बात हो रही है कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थात मशीनीकरण युग आने से पहले क्या कैसी सोसाइटी थी। तो मशीनीकरण युग आने से पहले आप देख रहे हो तो सोसाइटी कुछ इस प्रकार थी कि पहले सबसे ऊपर भूस्वामी वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर आपको दिखाई दे रहे हैं कृषक वर्ग। ये सब नोबेल होते थे, नोबेल, ये लोग नोबेल होते थे, नोबेल अर्थात इनको इलाइट वर्ग बोला जाता था, इलाइट क्लास बोला जाता था, ये लोग इलाइट क्लास होते थे। और नीचे कौन से हैं, फार्मर्स, वर्कर्स। तो आपको ये जब ये दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई दे रहा है, शोषण किसका इसमें दिखाई देगा आपको, इनका क्या दिखाई देगा, इनका आपको दिखाई देगा शोषण, ठीक है, कुछ नहीं बोल पा रहे, शोषण आपको दिखाई देगा। अब आते हैं, अब आप यहाँ पे देखो अब आपको देखो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है कहाँ पे, ब्रिटेन में, कहाँ पे आता है, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है तो इसमें एक वर्ग है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो ये फ्यूडल सोसाइटी है यह भी किस में चेंज हो जा रही है, यहाँ पर जो जिस वर्ग का उत्पत्ति हो रहा है वो कैपिटलिस्टिक जो कैपिटलिस्ट हैं, कैपिटलिस्टिक क्लास का उत्पत्ति हो रहा है, इमर्ज हो रहा है। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था इसमें कौन सी चीजें ओपन हो रही है, कौन सी चीजें ओपन हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां, कंपनीज, फैक्ट्रीज, आपको फैक्ट्रीज दिखाई देंगे, आपको मिल्स दिखाई देंगे। तो इस प्रकार की, अब इसको चलाने की क्या चाहिए, अर्थात मुझे कंपनी की स्थापना करनी चाहिए तो पैसा, तो कंपनी, फैक्ट्रीज, मिल, ईटीसी, ये कौन कौन लोग ये स्थापित कर पाएंगे, जिसके पास क्या होगा, पैसा होगा। तो ब्रिटेन में जिन जिन लोगों ने, ब्रिटेन में जिन जिन लोगों ने इस प्रकार की चीजों की स्थापना की उनको कहा गया कैपिटलिस्टिक क्लास, पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग। लेकिन इसमें सबसे पहले हानि किसकी, ये किन लोगों का शोषण किए, लेबर वर्ग, लेबर क्लास, लेबर क्लास, वर्कर्स, वर्कर्स अर्थात ये यहां पर देखिए कि शोषण किन लोगों का हो रहा है, शोषण किन लोगों का हो रहा है, मजदूर वर्ग का, किन लोगों का शोषण हो रहा है, मजदूर वर्ग का। उसके पहले कृषक वर्ग, अर्थात यही कृषक वर्ग किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेबर क्लास में। और यही जो भूस्वामी है, यही जो लैंडलॉर्ड, जो इलाइट क्लास है, किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कैपिटलिस्टिक क्लास में। तो ये देखो कि कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ग है, आपको कहीं ना कहीं ये जो दिखाई दे रहा है, एक ऐसा वर्ग है जो बरसों से दबा, सोसाइटी में चेंज आने के बाद भी ये बरसों से दबा दबा सा फील कर रहा है अपने आप को। तो ये जो दबा कुचला, जो वंचित है हर अधिकारों से, हर चीजों से वंचित है, इसी इन्हीं को जगाने के लिए, इन्हीं के अधिकारों को जगाने के लिए कार्ल मार्क्स ने किस विचारधारा, कौन सी विचारधारा बनाया, उस विचारधारा को उन्होंने दिया जिसका नाम पड़ा समाजवाद। ये आपको जानना है कि समाजवाद आया कहां से। तो ध्यान रहे इस बात की कि जब भी किसी भी सेक्टर में शोषण होगा तो उसका एक एंटी भी आ जाएगा। तो जब पूंजीपति वर्ग हो गए, चाहे जो फ्यूडल सिस्टम में, जब फ्यूडल सिस्टम, जब कृषक वर्ग का शोषण कर रहे हैं, कैपिटलिस्टिक क्लासेस जब जब लेबर क्लास का, वर्कर का शोषण कर रहे हैं, तो इन वर्कर अर्थात जो निचला वर्ग है, इनको जगाने के लिए कौन से व्यक्ति आते हैं, कार्ल मार्क्स। और तब ये क्या लिखते हैं, दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखते हैं, और उसी में ये सबसे पहले बताते हैं कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तब इन्होंने कौन सा नारा दिया, दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय जंजीर। यानी इन्होंने बताया कि अपनी तुमने जंजीर तोड़ो और लड़ो। और तब इन्होंने क्या दिया,
तब इन्होंने क्या दिया, इस प्रकार उन्होंने समाजवाद को क्या दिया, समाजवाद को बताया कि समाजवाद क्या है, समाजवाद कैसे कैसे है, सारे उसका प्रिंसिपल क्या है। तो ये अब समस्या ये आती है कि अब प्रश्न ये आता है कि सर आप तो यहाँ पे दो विचारधारा लिखे हैं, लेकिन प्रश्न ये आता है कि जो ये कार्ल मार्क्स का समाजवाद है, ये कार्ल मार्क्स जो है उस समाजवाद के गोल्स को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, किस वे में, इन व्हाट वे, किस वे में वो, किस वे में वो समाजवाद के गोल्स को प्राप्त करना चाहते हैं। ये सबसे पहला प्रश्न होता है। तो जो कार्ल मार्क्स हैं, आपको जब कार्ल मार्क्स जो है अब ये कहते हैं किससे, मजदूरों से, वंचित वर्ग से, शोषित वर्ग से, क्या कहते हैं ये, कि ये कहते हैं कि अगर आपको समाजवाद के गोल्स तक पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीन चीजें करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, तीन चीजें करनी पड़ेगी, तीन चीजें करनी पड़ेगी। तो कार्ल मार्क्स जो ये कहते हैं कि इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो आइडियोलॉजी है, ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये जो कार्ल मार्क्स आपको दिखाई दे रही है, ये कहते हैं कि कि ये सोशलिज्म के गोल्स तक कैसे पहुंचेंगे, गोल्स तक कैसे पहुंचेंगे। तो ये कहते हैं कि हमें निम्न हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। तो ये क्या क्या बताते हैं, तीन चीज बताते हैं, ये तीन चीज बताते हैं। अर्थात कार्ल मार्क्स समाजवाद की गोल्स तक पहुंचने के लिए कार्ल मार्क्स समाजवाद के गोल्स तक पहुंचने के लिए तीन रास्ते बताते हैं। कहते हैं कि जितने शोषित वर्ग हैं, जितने मजदूर वर्ग हैं, जितने वंचित वर्ग हैं, उनको इसी तीन रास्तों के द्वारा क्या करना पड़ेगा, इस गोल, समाजवाद के गोल तक पहुंचना पड़ेगा। पहला उन्होंने रास्ता बताया, कौन सा रास्ता बताया, तो पहला वो बताते हैं, कौन सा रास्ता, पहला बताते हैं ये क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल, इसको कहा जाता है वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष। दूसरा वो कहते हैं रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, क्रांति, क्रांति के रास्ते। और तीसरा बोलते हैं वायलेंस, वायलेंस, हिंसा के रास्ते। तीन रास्ते बताते हैं। कहते हैं कि समाजवाद को प्राप्त करने के लिए आपको तीन रास्ते से गुजरना होगा। एक मार्क्सिस्ट, यही है साम्यवादी विचारधारा, यही है आपका साम्यवादी विचारधारा। क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आपको समाजवाद को प्राप्त करने के लिए तीन रास्तों से गुजरना होगा। पूरी दुनिया को आह्वान करते हैं कि समाजवाद को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको तीन रास्तों से गुजरना होगा। पहला, तुमको क्लास स्ट्रगल अपनाना होगा, ठीक है। तब तुमको क्या अपनाना होगा, तब तुमको क्रांति अपनानी होगी, तब तुमको हिंसा अपनाना होगा। सर ये क्या है सर, वर्ग संघर्ष? सर प्रश्न ये उठता है ना कि ये क्या है वर्ग संघर्ष। तो क्या कहना चाहता है वर्ग संघर्ष के तरफ, वर्ग संघर्ष, रिवॉल्यूशन, वायलेशन के को लेकर ये जो गोल्स तक पहुंचना चाहता है इस रास्ते, तो ये मार्क्सवाद क्या कहता है। तो बाबू ये कहता है कि मार्क्सवाद कहता है कि समाज में दो प्रकार के वर्ग हैं। ये समाज में किसी जाति उति को नहीं मानता, कहता है कि समाज में दो दो ही प्रकार का वर्ग है, इसके अलावा और कोई वर्ग नहीं है। समाज में एक वर्ग धनी वर्ग है, एक गरीब वर्ग है। जिसको वो क्या मानता है, जिसको क्या मानता है, जिसको क्या मानता है, हैप्स एंड हैप्स नॉट, हैप्स एंड हैप्स नॉट। ये कहता है कि समाज में दो ही लोग हैं, दो ही प्रकार का वर्ग है, दो क्लासेज है, एक गरीब और एक अमीर, ये दो वर्ग है। यानी क्या कह रहा है कि एक पूंजीपति वर्ग है और दूसरा क्या है, मजदूर और गरीब वर्ग है। पूंजीपति वर्ग मतलब धनी लोग और मजदूर और गरीब मतलब गरीब लोग। अतः मार्क्स का यह मानना है कि समाजवाद के गोल्स को पाने के लिए समाज के उन दोनों वर्गों के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि संघर्ष बढ़ाने की जरूरत है।
ये कहता है कि इन दोनों के बीच लड़ाई करवाओ, आपस में संघर्ष कराओ, सहयोग मत बनाने दो। कि अंबानी अंबानी कोई कंपनी चला रहे हैं, अडानी कोई कंपनी चला रहे हैं, तो उनके कंपनी में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके बीच संघर्ष करने को बताओ कि तुम अडानी की कंपनी से लड़ो, अडानी से लड़ो, अंबानी से लड़ो। तो ये इनका मानना क्या है कि समाज के उन दोनों वर्गों के बीच सहयोग नहीं, संघर्ष को बढ़ावा देना चाहिए। यानी मजदूर वर्ग को इस सीमा तक संगठित करे कि वो पूंजीवादी का विरोध करे, वो पूंजीपति से विरोध करे, पूंजीपति से घृणा करे। आज जब वो पूंजीवादी का विरोध करेगा, जब वो पूंजीपति का विरोध करेगा, तो फिर उनका कहना था कि ऐसा करने से समाज में क्या आएगी, क्रांति आएगी। जब उस गरीब और अमीर वर्ग के बीच स्ट्रगल होगा, जब उस पूंजीपति वर्ग से वो लड़ेंगे, तब वो समाज में क्रांति आएगी। और जब क्रांति आएगी तो उसी क्रांति को कहते हैं कि उसी क्रांति को अर्थात समाजवाद के गोल्स को पाने के लिए तुम लोग हिंसा पर उतर आओ, अर्थात तुम किसी का मर्डर कर दो, किसी को मार दो, लेकिन उस रास्ते से भी यदि समाजवाद पाना चाहते हो तो पालो। और यही से उत्पत्ति होती है, आप देखोगे भारत में ये इसी चीज से उत्पत्ति होती है भारत में, नक्सलवाद जिसको कहते हो, नक्सलिज्म, नक्सलवाद। भारत में जो नक्सलवाद की उत्पत्ति होती है इसी से उत्पत्ति होती है। भारत में नक्सलवाद का मेन कारण क्या है, तो भारत में जो नक्सलवाद का जो मेन कारण मैं आपको बता रहा हूं, तो भारत में जो नक्सलवाद का जो मेन कारण है, जो अभी मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बताया हूं, अभी जो आपको ये बताया हूं कि भारत में जो नक्सलवाद का मेन कारण है वो है भूस्वामी जो वर्ग है, जो लैंडलॉर्ड है, जमींदार है, जो मनी लेंडर्स हैं, जो पूंजीपति वर्ग हैं, साहूकार हैं, भूस्वामी वर्ग हैं, उनका क्या करना, मजदूरों का शोषण करना, कृषक वर्ग का शोषण करना, उनकी जमीनों का हड़प लेना। इस प्रकार की जो भी चीज आपको दिखाई देगी, इस प्रकार की जो चीजें दिखाई देगी, तो इनसे लड़ने के लिए जिस विचारधारा को अपनाया गया, तो वो लोगों ने कौन सा विचारधारा अपनाया, इसी विचारधारा को अपनाया, कौन सा, ये साम्यवाद विचारधारा को, यानी कम्युनिज्म को अपनाया, यानी कार्ल मार्क्स की विचारधारा को उन्होंने अपनाया, जिसको आपको क्या कहते हो, नक्सलवाद। अर्थात कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज में जो गरीब और अमीर हैं उनके बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो पूंजीपति वर्ग है और जो मजदूर वर्ग है उनके बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अडानी के कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, अंबानी के लोग कंपनी में जो काम कर रहे हैं, उनके बीच सहयोग की जरूरत नहीं है, सहयोग से उत्पादन करने की जरूरत नहीं है। उनके बीच संघर्ष बढ़ाइए, वो अंबानी का विरोध करे, वो अडानी का विरोध करें। समाज में जो भूस्वामी वर्ग है, समाज में जो लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार हैं, उनका विरोध गरीब लोग करें। तो समाजवाद ये कहता है, कौन सा समाजवाद, कार्ल मार्क्स का समाजवाद, और कहता है इनके बीच संघर्ष बढ़ाइए, सहयोग मत बढ़ाइए। अर्थात कोशिश ये करें, अर्थात ये कोशिश होनी चाहिए कि जो जो अंबानी और अडानी की कंपनी में जो लोग मजदूर काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, वो संघर्ष करके उनके कंपनी पर कब्जा करें, और फिर उसको क्या करें, उसके रिसोर्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें, उससे जो भी उत्पादन होगा उसकी प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें। और जब वो ऐसा करेंगे तो उससे क्या आएगी, समाज में रिवॉल्यूशन आएगा, क्रांति आएगी। और भले ही उस क्रांति के द्वारा क्या हो, हिंसा की जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात ये कह रहे हैं कि समाजवाद को पाने के लिए यदि किसी को गोली मारना पड़े, बम चलाना पड़े, तो वो भी करो, लेकिन तुम उस समाजवाद के गोल्स को प्राप्त करो। और इस प्रकार आप देख रहे हो, इसी विचारधारा से प्रेरित होकर, इसी विचारधारा से, ये कार्ल मार्क्स की इसी विचारधारा से, कम्युनिज्म विचारधारा से प्रेरित होकर भारत में जो है नक्सलिज्म आपको दिखाई देता है। जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में आपको जो नक्सलवाद दिखाई दे रहा है, यही वो विचारधारा है, कम्युनिज्म। किससे प्रेरित है भाई, किससे प्रेरित है ये, तो मैं अभी आपको बता चुका हूं, ये कार्ल मार्क्स से प्रेरित है। कम्युनिज्म में जो भारत में आप कम्युनिस्ट पार्टी देखते हो, कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी का भी आइडियोलॉजी यही है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का आइडियोलॉजी, चूंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, हम एक रूल एंड रेगुलेशंस वाले देश में, तो कम्युनिस्ट पार्टी इस चीज को फॉलो नहीं करती, हिंसा को बढ़ावा नहीं देती। वो रिवॉल्यूशन को जरूर बढ़ावा देती है, क्लास स्ट्रगल को जरूर बढ़ावा देती है, लेकिन वो हिंसा को बढ़ावा नहीं देती है। चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी का जो आइडियोलॉजी है यही है, कार्ल मार्क्स का ही आइडियोलॉजी है।
क्यों? क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी भी किसकी बात करती है? समाजवाद की बात करती है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि समाजवाद का अर्थ क्या हुआ। समाजवाद का सीधा अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति के कि किसी व्यक्ति के पास क्या है, किसी व्यक्ति के पास अरबों की करोड़ों की संपत्ति है और उसी एरिया में रहने वाले कोई, उसी एरिया में इतने सैकड़ों हजारों फैमिली है जिसके पास खाने के लिए एक टाइम की रोटी भी नहीं है, दो जून की रोटी भी नहीं है। अब आप इस आधार पे सोचिए कि वर्तमान में जो लोग अपने आप को समाजवादी बोलते हैं, क्या वो रियल में समाजवादी हैं? आपको ये सोचना है कि समाजवाद का रियल अर्थ क्या हुआ। समाजवाद का रियल अर्थ यही हुआ जो मैं आपको शुरू में समाजवाद का अर्थ बता चुका था। और उसको पाने के रास्ते क्या बता रहे हैं कार्ल मार्क्स? उसको पाने के रास्ते क्या बता रहे हैं? क्लास स्ट्रगल बता रहे हैं। उसको पाने का जो रास्ता है वो रिवॉल्यूशन बता रहे हैं। उसको पाने का रास्ता वो वायलेंस बता रहे हैं, हिंसा बता रहे हैं। वो वो कह रहे हैं कि इसके थ्रू हमको पाना है समाजवाद, समाजवाद के गोल्स को इसके थ्रू हमको प्राप्त करना है। किसी से मित्रता नहीं करनी है, पूंजीपति वर्ग से मित्रता नहीं करनी है, भूस्वामी वर्ग से मित्रता नहीं करनी है, कैपिटलिस्टिक लोग से जिनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं उनसे मित्रता नहीं करनी है, उनसे लड़ना है। और उनसे लड़ने के क्रम में यदि उनके खून भी हो जाए, बम भी मारना पड़े, गोली भी मारना पड़े, तो उसका भी प्रयोग कीजिए, लेकिन उनको उनकी चीजों पर आपकी क्या कीजिए? कब्जा कीजिए, उनसे चीजों को छीनिए। ये कौन सा बताता है? ये विचारधारा बताता है कौन सा? कम्युनिज्म यानी कार्ल मार्क्स की विचारधारा बताता है। और इसी से प्रेरित होकर भारत में किसकी उत्पत्ति आपको दिखाई दे रही है? आपको प्रेरित दिखाई देगी नक्सलिज्म की, नक्सलवाद की। अब इस प्रकार आप देखो कि जो नक्सलवादी हैं वो आप कैसे क्या क्या करते हैं? सरकार की जो मिलिट्री की गाड़ियां होती है उसको उड़ा देते हैं, सैनिकों को पर गोली चला देते हैं, बमबारी कर देते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है ना कि वो किस चीज को पाना चाह रहे हैं? क्रांति कर रहे हैं, वो हिंसा कर रहे हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी आइडियोलॉजी है? ये है आपके कार्ल मार्क्स साहब की। बोलिए, समझ में आया? अर्थात कार्ल मार्क्स समाजीकरण लाने के रास्ते क्या बता रहे हैं? कार्ल मार्क्स समाजीकरण का रास्ते लाने के समाजीकरण का गोल्स को प्राप्त करने के लिए वर्ग संघर्ष बताते हैं, क्लास स्ट्रगल बताते हैं, रिवॉल्यूशन बताते हैं और वायलेंस बताते हैं। ठीक है, बोलिए, समझ में आया? कहोगे कि सर ये दुनिया में ऐसा कहीं पे हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है। सर कहाँ हुआ है जरा बताइए। तो ये इनसे प्रेरित होकर किसने किसने किया? आपने देखा होगा कि रसिया में, रूस में लेनिन जो है, रूस में लेनिन जो है, उन्होंने क्या किया कि इसी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित होकर लेनिन जो है, लेनिन क्या किए थे? वहां की रूस में जो पूंजीपति वर्ग है उसको खत्म करके किसकी स्थापना की थी रूस में? समाजवादी, सोशलिस्टिक कंट्री उन्होंने बनाया अपने देश को। और कौन सा देश है सर? और कौन सा देश है? तो रूस के बाद कौन सा देश बना? चाइना। चाइना में जो आप माओ को देखोगे, माओ को देखोगे, माओ सुसुंग, तो उन्होंने चीन को, उन्होंने इसी विचारधारा, कार्ल मार्क्स की इसी विचारधारा पर उन्होंने चीन को सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी का कंट्री बनाए। तो विश्व में है ऐसे देश, थे थे अब नहीं है, बहुत कम बच गए हैं। ठीक है, तो आपको जो ये दिखाई दे रहा है, रूस, चीन, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब एक समाजवादी विचारधारा के देश हैं। वर्तमान में कैपिटलिस्टिक बन चुके हैं। वर्तमान में समाजवादी कोई देश, किसी देश का समाजवादी होना थोड़ी सी मुश्किलाहट है। तो क्योंकि ये लेक्चर चूंकि बहुत बड़ा चला जाएगा, इसीलिए और इसके डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ। नहीं तो मुझे और अंदर इसके जाके तब बताना पड़ेगा कि फिर मुझे पूंजीवादी आइडियोलॉजी का अंदर में जाना पड़ेगा, फिर उसको बहुत डेप्थ में जाके बतानी पड़ेगी चीजें। लेकिन आप मोटा मोटी ये चीजें आप जान लो कि रूस में जब लेनिन लेनिन की गवर्नमेंट बनी तो लेनिन ने क्या किया कि वहाँ के रूस की जो जितनी कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी के लोग हैं उनकी क्या, उनको खत्म करके, उनको वर्ग संघर्ष करके, हिंसा के द्वारा उन्होंने उसको कौन सी देश बनाया? सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी का देश बनाया। उनके बाद किसने बनाया? चीन। यही रीजन है, यही रीजन है, यही रीजन है कि रूस और अमेरिका के बीच में आपको हमेशा लड़ाई दिखाई देगा। अमेरिका हमेशा से पूंजीवादी कंट्री रहा है, कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी का रहा है। रूस कौन सा है? सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी का है। तो हमेशा इनके बीच में आपको टस्सल दिखाई देंगे।
अब चूंकि ये कहानी, तो अभी मैं फिर बोला कि कहानी ये लंबी चली जाएगी, तो इसीलिए मैं क्या हो रहा हूँ, अपने आप को रोक रहा हूँ यहाँ पर कि ये कहानी ज्यादा लंबी ना जाए, नहीं तो फिर सारी चीजें आ जाएंगी। आज की जितनी समस्याओं का जड़ है सब यहाँ से उत्पन्न होने लगेगा, इस प्रकार के आइडियोलॉजी से। तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये सारा कार्ल मार्क्स का ये जितना सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, उनके आइडियोलॉजी दिखाई, उनके प्रिंसिपल दिखाई दे रहे हैं सोशलिज्म का, और कैसे पाना चाहते हैं, तो ये सारी उसकी क्या हुई, स्टोरी हुई। ठीक है, अब आइए, अब आते हैं कौन सी, अब आते हैं, अब आते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक। अब आते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? देखिए, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी समाजवाद, वही समाजवाद है। समाजवाद का परिभाषा नहीं बदलने वाला है कहीं पे, चाहे कार्ल मार्क्स का समाजवाद हो, चाहे लोकतांत्रिक समाजवाद हो, समाजवाद एक ही है। जो जो सबसे पहले मैं शुरू में बताया कि उत्पादन के साधन का समाजीकरण, सारे वर्गों के जो भी वर्ग हैं उन वर्ग समाज में समानता लाना, शोषित मजदूर वर्ग को वरीयता देना, इस प्रकार के जो भी चीजें हैं, समाजवाद वही रहेगा। कहने का अर्थ है कि वो जो चीज अभी मैं बता रहा हूँ, जो 5 चीजें मैं शुरू में बताया था, उस 5 चीजों को पाने के तरीके अलग अलग हैं। अर्थात समाजवाद के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, 4-5 जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसको पाने का तरीका अलग है। तो एक पाने का तरीका उसका कौन सा है, कार्ल मार्क्स जो हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, और एक उसी को पाने का तरीका कौन सा होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसका प्रवर्तक जो कहाँ पे होता है, इंडिया में। इंडिया में, इंडिया में किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ, जेएल नेहरू बहुत बड़े सोशलिज्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, आपका जेपी, जेपी आप नाम सुनोगे, राम मनोहर लोहिया, नाम राम मनोहर लोहिया, एटीसी। ठीक है, अब आप मन में प्रश्न आता है कि सर ये समाजवाद के लक्ष्य को, ये समाजवाद के गोल्स को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? भाई कार्ल मार्क्स तो गोल्स को, समाजवाद को पाने के लिए वो तो हिंसा का रास्ता अपना रहा है, लेकिन ये जो समाजवाद है ये डेमोक्रेटिक वे में पाना चाहते हैं। अर्थात ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ समाजवाद को पाने के लिए क्या हो, इलेक्शन के थ्रू हम पाए। हम कैसे पाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू पाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू यहाँ पे प्राप्त करें। अर्थात ये जो समाजवाद को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको ये जो समाजवाद को प्राप्त करना चाहते हैं, कौन, लोकतांत्रिक समाज जो आपको दिखाई देगी, ये इसके नेहरू नेहरू जी तो बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन इसका इसका संबंध बिल्कुल मार्क्सवाद, मतलब इसका गोल वही है समाजवाद, कि प्राप्त तो समाजवाद करना है, लेकिन ये मार्क्सवाद के रास्ते को क्या करता है, नहीं अपनाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा अपनाता है, ये चुनाव के तहत ये समाजवाद के गोल्स तक पहुंचना चाह रहा है, चुनाव के सहारे पहुंचना चाह रहा है, नियम एवं कानून के सहारे पहुंचना चाह रहा है, योजनाबद्ध विकास के तहत पहुंचना चाह रहा है, यानी प्लान्ड डेवलपमेंट के थ्रू पहुंचना चाह रहा है, डेवलपमेंट के थ्रू पहुंचना चाह रहा है, यानी योजनाबद्ध विकास, योजनाबद्ध विकास, योजनाबद्ध विकास के तहत पहुंचना चाह रहा है। ठीक है, अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भारत में कैसे ये इसका इस चीज को कैसे ये लोग पाना चाह रहे हैं, नेहरू जी, जेपी, राम मनोहर लोहिया, जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, ये समाजवाद को कैसे भारत में पाना चाह रहे हैं, कैसे भारत में उस समाजवाद के लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं, तो ये समाजवाद को इलेक्शन के जरिए पाना चाह रहे हैं, चुनाव के जरिए उस तक पहुंचना चाह रहे हैं। ये समाजवाद के लक्ष्य को रूल एंड रेगुलेशन, नियम एवं कानून के तहत पहुंचना चाह रहे हैं। ये समाजवाद को प्लान डेवलपमेंट के थ्रू ये पाना चाहते हैं, अर्थात एक योजनाबद्ध विकास हो, तब पाना चाह रहे हैं। ये हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाह रहे हैं, ये रक्तपात का ये नहीं अपनाना चाह रहे हैं, ये क्लास स्ट्रगल को बिल्कुल नहीं पाना, उसके जरिए ये नहीं पाना चाह रहे हैं। अर्थात ये कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है उसका ये विरोध करते हैं, उसके ओपोज में ये जाते हैं, यानी उसके ओपोनेंट हैं ये पाना तो चाहते हैं समाजवाद को, लेकिन उसका उसका जो रास्ता है, इनका इलेक्शन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, एंड प्लान डेवलपमेंट है, इसके जरिए वो पाना चाहते हैं। बोलिए, समझ में आया?
समझ में आ रही है सारी चीजें कैसे पाना चाह रहे हैं? इस प्रकार हमारे यहाँ देश में समाजवाद को पाने के लिए वो लोग इस रास्ते को अपनाना चाह रहे हैं। हमारे देश में समाजवाद के लक्ष्य को पाने के लिए वर्ग संघर्ष नहीं होनी चाहिए, आपस में रक्तपात नहीं होनी चाहिए, सहयोग से पाना चाह रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से होनी चाहिए, इलेक्शन के जरिए होनी चाहिए। जो 5-5 साल में जो इलेक्शन होता है, जो सरकार चुन करके आती है, फिर सरकार जो हर वर्ग के विकास के लिए सोचती है, जो मार्जिनलाइज्ड डिप्राइव्ड जो वर्ग है, जो शोषित वंचित वर्ग है, उसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लाती है, विभिन्न प्रकार के प्लान को लाती है। तो ये जो भी चीजें हो गई ये किस में आती हैं? प्लान डेवलपमेंट में आती है। उसके थ्रू वो समाजवाद को पाना चाहती है। जैसे जैसे नेहरू जी तो इसके बहुत बड़े प्रवर्तक थे। जैसे भारत भारत में जब नेहरू जी ने इस चीज को इतने अच्छे से अपनाया कि जब नेहरू जी की जब नेहरू जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, तो कांग्रेस ने क्या की कि समाजवादी कार्यक्रम अपनाया। ऐसा नेहरू जी ने नहीं किया कि उन्होंने बोल दिया कि आकर तुम लोग वर्ग संघर्ष करो, आपस में लड़ो, पूंजीपति को मार मार दो, पीट दो, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो ऐसा कुछ नहीं बोले। उन्होंने ये कहा कि हम इसको समाजवादी कार्यक्रम के तहत अपनाएंगे। जैसे नेहरू जी ने इसको अपनाने के लिए भारत में भूमि सुधार किए, जमींदारी उन्मूलन जैसी स्टेप्स को उठाएं, सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियों को ओपन किए। इस प्रकार के उन्होंने मेजर्स को, हथकंडे को अपनाया। अर्थात पब्लिक सेक्टर की कंपनी खोली गई। ठीक है। अर्थात ये जो पूंजीपति वर्ग आपको जो भूस्वामी वर्ग है, तो ये भारत में जो जो ये आपका जमींदारी वर्ग, जो जमींदारी शोषण हमें शुरू से चला रहा था, इसको खत्म करने के लिए, जमींदारी उन्मूलन को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने कानून बनाए। तो इस प्रकार आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि नेहरू जी रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू पाना चाहते हैं समाजवाद को, वो हिंसा के थ्रू नहीं पाना चाहते हैं। आपने देखा कि इंदिरा गांधी जब गवर्नमेंट में आई तो उन्होंने कानून पास करके क्या किया कि जो भी प्राइवेट बैंक है उसको क्या कर दी? राष्ट्रीयकरण कर दी, राष्ट्रीयकृत कर दी, अर्थात उसको सार्वजनिक क्षेत्र में लाई। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये जो दिख रहा है कि ये मतलब कि समाजवाद के जो समाजीकरण की लक्ष्य है उसको इंगित कर रहा है ये, कि हमारा समाजवाद उनके समाजवाद को, समाजवाद एक ही है, समाजवाद का लक्ष्य एक ही है, लेकिन पाने का जो गोल्स है कार्ल मार्क्स का अलग है, और हमारा पाने का क्या है, तरीका क्या है? लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। लेकिन उनका पाने का तरीका क्या है? उनका पाने का तरीका क्या है? हिंसात्मक है। ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्या कर रहा है कि हमारा जो समाजवाद ये दिखा रहा है कि समाजवाद, हम जब समाजवाद को, कि हम समाजवाद के गोल्स को प्राप्त करने के लिए जो भी स्टेप उठाएंगे उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग लाभान्वित होगा, ना कि कोई विशेष वर्ग। तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद की नींव रखी जाती है। इस प्रकार सबसे पहले क्या होती है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद की नींव रखी जाती है। ये हम सबसे पहले हमारे यहाँ नहीं रखी गई थी, इसको सबसे पहले लोकतांत्रिक समाजवाद यूरोप में अपनाया गया था, उसके प्रवर्तक हमारे यहाँ नेहरू जी थे। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि मार्क्सवाद जो साम्यवादी व्यवस्था हो गई और लोकतांत्रिक समाजवाद है वो क्या है। बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न ये उठता है, अब सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि सर ये सबसे पहले बताइए कि क्या संविधान में समाजवाद की कोई परिभाषा है क्या? क्या सब संविधान में हमारे यहाँ समाजवाद की परिभाषा है क्या? तब ये निकल के आता है कि हमारे संविधान में समाजवाद की कोई परिभाषा नहीं है। और पहली बार हमारे यहाँ भारत में जो समाजवाद को लेकर एक केस आया था, उसमें जिसमें पहली बार समाजवाद को परिभाषित करने का काम किया था सुप्रीम कोर्ट, वो केस था डीएस नकारा केस 1982। डीएस नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार समाजवाद को परिभाषित किया था, जिसमें उसने समाजवाद क्या क्या परिभाषा दिया था कि सोशलिज्म मींस टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। कितना शानदार उसने परिभाषा दिया था। अर्थात
जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को हर रूप में सुरक्षा प्रदान करना समाजवाद है। अर्थात न्यायपालिका ने 1982 के जो डीएस नकारा केस था उसमें उसने क्या बोला था कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को हर रूप में सुरक्षा प्रदान करना समाजवाद है। अर्थात सोशलिज्म मींस टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। ठीक है। और समाजवाद ने क्या बोला कि इसके लिए पहुंचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इसके विश्लेषण में समाजवाद तक पहुंचने का बहुत सारे मूलभूत तत्व कुछ बताया। और इसी से आपको क्या पता चलता है, इसी से हमें इंडियन सोशलिज्म का पता चलता है। इसी जो और क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद को भारत में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो उसने परिभाषा दिया वो कहा, क्या बोला कि आय की असमानता को कम करना, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। उसने बताया कि आय की असमानता को कम करना, जैसे सरकार उसके लिए आय की असमानता को कम करने के लिए सरकार उस तरह की पॉलिसी बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन लाती है। तो ये जो देख रहे हो आय की असमानता को कम करना, ये समाजवाद के अंतर्गत आता है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत आता है। दूसरा और क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद को लेकर, दूसरा इसने बताया था कि जीवन स्तर की असमानता को कम करना, अर्थात टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स। इसने ये बताया कि जीवन स्तर की असमानता को, अर्थात जीवन स्तर, अर्थात कोई झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है और कोई महल में रह रहा है, तो इसने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट को ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए कि उसको जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है उसको क्या मिले, एक अच्छा एक छत मिले, एक घर प्राप्त हो सके। तो आपने देखा भारत में इंदिरा आवास जैसी चीजें देखने को मिलती है। उससे क्या होगा कि उससे क्या होगा, गरीब तबका वंचित वर्ग है जो उसको क्या मिलेगा, छत मिलेगा, घर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उसके क्या होगा, जब उसको घर मिलेगा तो उसके लिविंग स्टैंडर्ड में बदलाव आएगा। सरकार उसको क्या करेगी, सरकार उसको गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराएगी, सरकार उसको पानी प्रोवाइड कराएगी, सरकार उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी, सरकार उसको निम्न योजनाओं के अंतर्गत लाकर जोड़ेगी, सरकार उसको मनरेगा के तहत रोजगार देगी। तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि अब उसके जीवन में धीरे धीरे क्या आएगा, बदलाव आएगा। तो कहीं ना कहीं वो किस ओर जा रहा है, वो अब धीरे धीरे उसके जीवन में जब बदलाव आएगा तो अब वो समाजवाद की ओर बढ़ रहा है। तो ये भारत का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है इस प्रकार की बात करता है। भारत का जो लोकतांत्रिक समाज, तीसरा उन्होंने क्या बोला, तीसरा उन्होंने बताया था कि मजदूर, वंचित और शोषित वर्ग का कल्याण करना, यानी वेलफेयर ऑफ द लेबर डिप्राइव्ड एंड द एक्सप्लॉइटेड क्लास। यानी उन्होंने क्या कहा कि जो भी मजदूर हैं, वंचित हैं, शोषित वर्ग है, उनको कल्याण करने, यानी उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लानी है। तो सरकार देखना बहुत सारी योजनाएं लाती हैं, हेल्थ के सेक्टर में लाती हैं, आपके इकोनॉमी के सेक्टर में लाती हैं, आपकी एजुकेशन के सेक्टर में लाती हैं। तमाम तरह की ऐसी योजनाएं हैं गवर्नमेंट लाती है, किस लिए, ताकि उस वर्ग को क्या हो सके, लाभ मिल सके। ये इसके सारे व्यवहार, ये इसके सारे एक सैद्धांतिक पक्ष है, उसका व्यवहार में कितना प्रयोग होता है डजंट मैटर। कि पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना पास हुआ, इन लोगों के लिए मिला नहीं मिला, कम मिला, कितना मिला, उससे कितना उनके जीवन में बदलाव हुआ, इसे डजंट मैटर। लेकिन हमारे यहाँ जो समाजवाद का सैद्धांतिक पक्ष है, तो सैद्धांतिक पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकारा केस में इस प्रकार बताया कि हम समाजवाद को किस रूप में देखते हैं। तो डीएस नकारा केस में उसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि हम समाजवाद को इस रूप में देखते हैं कि आय की असमानता क्या होनी चाहिए, आय की असमानता कम होनी चाहिए, जीवन स्तर में सुधार होनी चाहिए, जो मजदूर हैं, वंचित हैं और शोषित वर्ग हैं, उनके कल्याण होना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकारा केस में क्या हुआ, समाजवाद को क्या किया था, बताया था। ठीक है। अब बोलिए, आपको समझ में आया? अब आया समझ में हमारा समाजवाद क्या है और उनका समाजवाद क्या है, कार्ल मार्क्स का समाजवाद। तो पहुंचना एक ही, गोल्स तो एक ही है, गोल्स तो एक ही है कि समाज में, सोसाइटी में क्या लाना है, इक्वलिटी लाना है। गोल्स तो एक ही है, लेकिन पाने का तरीका अलग अलग है। तो कार्ल मार्क्स का क्या है, हिंसा के थ्रू प्राप्त करना, और हमारे यहाँ क्या है कि हिंसा के थ्रू नहीं, योजना के तहत लाइए। कैसे कि अंबानी की कोई कंपनी है तो ऐसा नहीं करना है हमारे यहाँ कि अंबानी के यहाँ जाकर बोलना है कि जितने मजदूर हो एक हो जाओ और रक्तचाप कर दो, अर्थात क्या करो, अर्थात हिंसा करो। बल्कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद का कहने का अर्थ ये है कि यदि अंबानी की कंपनी है, अंबानी की कंपनी है, तो उसको चलने दिया जाए।
सरकार भी कोई कंपनी ओपन करे जो किसके लिए हो, पब्लिक सेक्टर के लिए काम करे, और उससे फायदा किसको हो, सरकार को हो। और सरकार उस पैसे से क्या करे, समाज के उन वर्गों को क्या करे, उनको उनके लिए योजनाएं लाएं, तमाम तरह की योजनाएं लाएं, उनकी जो समाज की जो शोषित वंचित वर्ग है उनकी स्थिति में सुधार लाए। तो ये है हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद। अर्थात हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो पूंजीवादी का विरोध नहीं करता है। वो कहता है कि वो क्या कहता है कि रिलायंस जियो भी होनी चाहिए, लेकिन पैरेलल में क्या होना चाहिए, बीएसएनएल भी होनी चाहिए, ये कह रहा है। इस प्रकार देखते हैं कि हमारे यहाँ का समाजवाद कंप्लीट पूंजीवादी का विरोध नहीं करता है, जबकि साम्यवाद जो है वो पूंजीवाद का विरोध करता है। हम पूंजीवाद का विरोध नहीं करते हैं, यानी हमारा जो समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद, पूंजीवादी विरोध नहीं करता है। यानी इस प्रकार आप जब भारतीय समाजवाद को देखोगे तो किस पे बल देता है, वो सरकार ऐसी नीतियां बनाए, ऐसी पॉलिसीज बनाए जो समाज में क्या ला सके, समानता ला सके। ठीक है, तो इस प्रकार देखना, आप जैसे आप देखना गवर्नमेंट क्या करती है कि व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो क्या है, वो, वो लोन इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि भाई आप भी अंबानी अडानी जैसा बनिए। अर्थात ये कह रही है गवर्नमेंट का कहना ये है कि हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं अंबानी अडानी का, बल्कि हम समाज में उसके पैरेलल और लोग को खड़ा करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा समाज क्या है, हमारा जो समाजवाद है एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो क्या करता है, जो एक जो समाजवाद के समाजवाद के गोल्स को पाने के लिए निम्न रास्ते को अपनाता है, जिसमें इलेक्शन हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया, प्लान डेवलपमेंट हो गया। जो सरकार आती है, सरकार जब बनती है तो तरह तरह के प्लानिंग करके धीरे धीरे विकास जो करती है, उस प्रकार की चीजों को अपनाना चाह रही है। तो ये जो चीजें हैं, आपको ये क्या है, हमारे यहाँ ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। और जो कार्ल मार्क्स ने जो बताए थे वो कौन सा है, साम्यवादी समाजवाद है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि हमारे यहाँ का समाजवाद और वो समाजवाद में अंतर क्या है। समाजवाद का लक्ष्य एक ही है, लेकिन उसके पाने के रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, बोलिए, इतना समझ में आया? हम्म। अब इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन आप समझ सकते हो, बहुत अच्छे से आप इसमें समझ सकते हो। ठीक है।